Hello everyone. Now again, welcome to my class. Concept of the probability. Business that is lot of new chapter is there and lot of chapter we have is studied last time also. So now in this session we study on a concept of the probability and in this uh, in this session I discussed lot of things about the probability, chances, possibilities is there. So different concept probability concept we study here just like about the probability random experiment is what is a possible outcome sample space different type of the events simple elementary mutual dependent equilike exhausted all these things and what's the type of the probability in the term of the approaches with different type of approaches we study in a probability also and theorem of the probability with numerical session so if you define the probability क्या होता है probability एक chance होता है जो commonly use हम everyday के life में लेते हैं और जैसे कि हम जैसे normal example कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी lot of the possibility और chances जिसकी बात होती है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल डिग्रीज के टर्म में परसेंटेज के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड बी अ प्रोबेबिलिटी सो जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट इज अ प्रोबेबिलिटी चांस पॉसिबिलिटी सब कन्वे द सेम मीनिंग होती है सेम मीनिंग इज द मेंशन हियर सो a degree of certainty can be assigned by a numerical value of the happening of the particular event is called be a probability. So probability को अगर हम एक in the term of define करें expression के term में तो likelihood और chance of occurrence that event कोई भी अगर event है जिसके होने की और मतलब पाए जाने की मतलब जो भी हम numerical value अगर represent कर सकें expression represent कर सकें that is called be probability. तो probability को basically हम अगर एक term में use करते हैं जैसे कि हमारे number of outcomes कितने हैं और हमारी जो पर्टिकुलर इवेंट हमें चाहिए हम जिसको हम क्या सोच रहे हैं कि हमें ये इवेंट हमें मिल जाएगा या हमें आउटकम मिल जाएगा तो हम उसको ऊपर लिखते हैं जैसे एग्जांपल यहाँ पे सेम एग्जांपल दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन अगर हम किसी कॉइन को फ्लिप करते हैं या टॉस करते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 होती है क्यों होती है बिकॉज वन वे ऑफ गेटिंग क्योंकि एक कॉइन में दो ही आउटकम्स होते हैं या तो हेड होगा या तो टेल होगा तो टोटल इज अ पॉसिबल आउटकम इज 2 और अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं तो इज अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 मतलब उन दो में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 अगर हम टेल की बात करेंगे तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी इज सेम होगी 1/2 तो किसी भी चीज़ के होने की एक सर्टेन चीज़ के होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होती है एक हैपनिंग कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय 1 अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है दैट इज अ रिप्रेजेंट बाय 0 कोई भी कभी भी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज नेवर गोइंग इन अ माइनस पॉइंट माइनस के फैक्टर में नहीं जाता है क्योंकि 0 and 1 तक जो भी प्रोबेबिलिटी काउंट होती है 0 से लेके 1 से ऊपर कोई वैल्यू प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं होती है इसलिए हम 0 और 1 ही को लेते हैं सो बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट अगर बात करें द डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज देयर जो डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को कि कैसे हम क्या चीज़ों को हम मान के आइडेंटिफाई करते हैं कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में और क्या हम लाइक न्यूमेरिकल टर्म में क्या चीज़ें उनको बोलते हैं तो जस्ट लाइक ना अगर बात करें सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की बिफोर एनी observation before any calculation of the probability it is always be chance to happening a particular experiment या random experiment is there क्योंकि without random experiment के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी तो जब हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं रैंडमली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या अचानक हुई चीज़ें बोलते हैं तो अगर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें क्योंकि हमें यार दो टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे व्हाट इज अ एक्सपेरिमेंट व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है एक ऑपरेशन होता है या प्रोसेस होता है जिससे हमें दो या उससे ज़्यादा आउटकम मिल सकते हैं मोर आउटकम टू और मोर आउटकम मिल सकते हैं एक्सपेरिमेंट में दैट इज अ कंट्रोल इन ये जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज अ अंडर कंट्रोल प्रोसेस होता है जैसे हम टॉइन अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं इज एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल बेस पे तो हमारा जो आउटकम होता है हेड और टेल इज अनप्रेडिक्टेबल हमारा हेड और टेल जो भी होता है वो हमारा अनप्रेडिक्टेबल होता है ठीक है लेकिन ये हमें कंट्रोल मैनर में ये हमारा कंट्रोल टर्म में है कि हमारे जो कंट्रोल्स में है लेकिन अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या कहें कि एनी वेल डिफाइंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग अ गिवन चांस ऑफ फिनोमिना कोई भी ऐसा वेल डिफाइंड प्रोसेस जिसके बिहार पे हमें फिनोमिना एक पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है थ्रू अ सर्विस ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसमें से हमें क्या हो रहा है एक सिंगल आउटकम मिल रहा है
तो दैट इज कॉल्ड बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब एक सीधी सीधी बात है कि जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं 100, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फिनोमिना, एक पर्टिकुलर फिनोमिना एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में दिया गया है और नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट के टर्म में हो, और हमें उसमें एक सिंगल आउटकम साइंटिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम एक कार्ड की बात करें तो पैक ऑफ 52 कार्ड्स की बात करें तो एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये चांस होता है कि केवल एक ही आउटकम आए। दिस इज ऑल्सो अ चांस फिनोमिना विद ओनली वन आउटकम, एक ही आउटकम आए, ठीक है, एक आउटकम आए बट दैट इफेक्ट द अनदर पॉइंट ऑफ इट, वो अदर को भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर कार्ड हम कलेक्ट करेंगे तो अगर उसमें किंग है तो हमारे जो 4 किंग होते हैं कार्ड्स में पैक में, वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब वो कार्ड किसका है, क्लब का है कि डायमंड का है, ये सब भी देखना जरूरी होता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस, अभी शो किया गया है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में, इज अ डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन। Random experiment is different from experiment under control condition because the observation in a random experiment involves chance phenomena and is not performed under control। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक कंट्रोल कंडीशन में होता है, जिसकी मैंने अभी लास्ट टाइम में भी बात कही थी, जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अनकंट्रोल कंडीशन में होता है, जिसमें क्योंकि चांस की बात होती है, नंबर ऑफ चांस की बात होती है, सो दैट इज टोटली डिफरेंट होता है। अनकंट्रोल कंडीशन में वी नेवर बी अज्यूम दैट कि कौन सा आउटकम आएगा कौन सा आउटकम नहीं आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं वो हम साइंटिफिक टर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम की बात करें तो रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। कभी भी हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हमारे रिजल्ट आते हैं दैट इज कॉल्ड भी आउटकम। तो हम जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड या टेल आने की, जो अगर या हेड आता है या तो टेल आता है, दैट इज अवर आउटकम। इवेंट की बात करें तो जो भी पॉसिबल आउटकम होते हैं इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वो हमारा क्या होता है, इस कॉल्ड भी एन इवेंट कहलाता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट जो भी ट्रायल्स होते हैं या आउटकम्स होते हैं उसके भी यहाँ पे हमारे इवेंट्स ही होते हैं। ट्रायल और आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इवेंट की बात करें तो दो तरह के इवेंट होते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल और एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इज ऑल्सो ए कार्ड अ कंपाउंड इवेंट। तो अगर सिंपल इवेंट की बात करें तो सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें हमारा सिर्फ सिंगल आउटकम आना है, सिंगल पॉसिबल आउटकम आना है, दैट कॉल्ड बी अ सिंपल इवेंट। ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंड या एलिमेंट्री इवेंट की, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा आउटकम आए तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे रोलिंग 2 डाइस देन द इवेंट इज गेटिंग अ 6 और आइदर द फर्स्ट और सेकंड डाइस इज अ कंपाउंड इवेंट। अगर हम 2 रोल डाइस करते हैं, 2 डाइस का हम रोल करते हैं, तो हमारा एक में 6 आए और दूसरे में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हम जो ये दोनों चीज़ें होंगी वो एक कंपाउंड है, मतलब 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, हमने एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 रिजल्ट हमारे एक साथ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बी अ कंपाउंड इवेंट। तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट्स में और भी चीज़ें होती है, जैसे 2 और मोर सैम्पल पॉइंट से अगर बनता है हमारा कोई भी रिजल्ट, 2 और मोर सैम्पल पॉइंट से हमारा रिजल्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड भी कंपाउंड इवेंट या कॉम्प्लेक्स इवेंट बोलते हैं। जो भी हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कि किस तरह से हमारे कंपाउंड रिजल्ट आए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कहता है टोटल आउटपुट, जो भी हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट से, दैट इज कॉल्ड भी अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में हमेशा, जैसे एक डाइस को अगर हमने फेंका है, सिंगल सा एक डाइस हमारा है, और जैसे हमने सिंगल एक डाइस है तो डाइस थ्रो करें तो हमारे डाइस थ्रो करने पे हमारा कितने आउटकम आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 या 6, क्योंकि एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं तो 6 तक आ सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये क्या होता है, हमारा सैम्पल स्पेस होते हैं। ठीक है, और सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। अगर इवेंट्स में बात करें, फेवरेबल इवेंट, द नंबर ऑफ आउटकम विच रिजल्ट इन द हैपनिंग ऑफ अ डिजायर इवेंट और कॉल्ड फेवरेबल केस ऑफ द इवेंट। जो भी नंबर हम आउटकम हमें चाहते हैं, हैपनिंग हो या डिजायर्ड हो, दैट इज फेवरेबल आउटकम कहलाते हैं। जैसे एक सिंगल थ्रो में डाइस कर रहे हैं और नंबर है फेवरेबल कैसा है, ऑड नंबर आर 3, तो अगर हम कहें कि ऑड नंबर आए तो उसका जो पॉसिबल जो फेवरेबल केसेस होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 से ही होता है। तो ऑड नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर के टर्म में आप बात करें तो आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, दैट इज ऑड नंबर, तो 3 चांसेस हैं।
द मोस्ट एग्जाम्पल जो अब नेक्स्ट है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो आपके इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, जब एक इवेंट हो रहा है और एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, वो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है अदर इवेंट के पॉसिबिलिटी को रिमूव कर रहा है, अकरेंस की पॉसिबिलिटी को रिमूव कर रहा है इन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन में, दैट इज कॉल्ड ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब ये समझिए कि अगर दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोकता है। जैसे एक डाइस में हम फेंक रहे हैं, सिंगल डाइस में, तो सिंगल डाइस में क्या होता है, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक ही चीज आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हेड क्या कर रहा है? टेल को रोकने आने से रोक रहा है, तो दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या हम डाइस में फेंकते हैं तो डाइस क्या करता है, जैसे अगर डाइस में 2 आ गया है तो वो बाकी सारे इवेंट्स को आने से रोक देता है, दैट इज कॉल्ड बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को आने से रोक देता है या एक्सक्लूड कर देता है, दैट इज कॉल्ड बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आइदर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो बोथ कैन नॉट बी द सेम टाइम, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन of any one of them does not if in any way affect the occurrence of in any other इन द लास्ट। अगर कोई भी एक सेट ऑफ इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट तभी क्या होता है जब कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो उसके जो दोनों के रिजल्ट्स हैं, 2 टाइम टॉस के रिजल्ट्स हैं, वो फर्स्ट वाले रिजल्ट पे किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? जब दो इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब एक अकरेंस हो रहा है तब दूसरे के टाइल पे इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बी डिपेंडेंट इवेंट। तो इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट देन दे आर कॉल्ड बी एज डिपेंडेंट इवेंट्स। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग निकाल रहे हैं, एक 52 पैक कार्ड में से अगर हम एक किंग निकाल लें, तो एक किंग मतलब जो 52 पैक कार्ड में होते हैं वो कितने किंग्स होते हैं? 4 किंग्स होते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी किंग निकालने की वो 4/52 होगी। तो द कार्ड इज नॉट पुट बैक, हम उस कार्ड को वापस नहीं रख सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग अगेन, अगर हम फिर से एक किंग और निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 3/51 हो जाएगी, क्योंकि एक कार्ड तो आपका निकल गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे, और आपका जो किंग है वो आप 3 बचे तो 3/51। तो एक इवेंट दूसरे इवेंट पे इफेक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड भी डिपेंडेंट इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? जब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड भी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, पॉसिबल आउटकम होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर आपका कोई टॉयस कर्न कर रहा है तो जो भी हो सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हुए? 2 हुए। इसी तरह इक्वली लाइक इवेंट्स क्या होते हैं? द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइक व्हेन वन डज नॉट अकर मोर ऑफन देन द अदर्स। मतलब इक्वली लाइक इवेंट का मतलब ये हुआ कि जब आउटकम है तुम्हारे आपके, वो इक्वली लाइक मतलब मोर देन द अदर्स, दूसरे से ज़्यादा नहीं आ सकते। जैसे दो टू आर मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइक इवेंट, द चांस ऑफ देयर हैपनिंग इज इक्वल। दो के चांस होने के दो दो के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइक इफ नो केस वन इज प्रिफर टू द अदर केस। मतलब जैसे अगर हम डाई फेंक रहे हैं तो ईच नंबर ऑफ इक्वल चांस टू कम अप, तो हर एक नंबर का चांस होता है कि वो इक्वली आ सकते हैं। तो आपके जो भी चांस होता है इक्वली आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, अगर एक टॉस की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो हेड और टेल के पास, दोनों के पास इक्वल चांस होते हैं कि वो दोनों आ सकते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है कि कोई भी इवेंट जो आउटकम्स हो सकते हैं उनके पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो आ सके। अगर हम टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी की बात करें या अप्रोचेस की बात करें, तो दैट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, इज़ अ डिफरेंट टाइप अप्रोच है, जिसमें पहला अप्रोच है आपका क्लासिकल अप्रोच। अगर क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द प्रोबेबिलिटी is the ratio of favorable event is the total number of equally like events। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो हमारा कैसे होता है कि हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक इवेंट्स कितने हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका एक
एग्जाम्पल भी है, इन टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज कमिंग डाउन इज 1, तो हेड कमिंग अप इज अ 1/2 होगा और टेल का भी 1/2 होगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट पी इज अ सक्सेस एंड अदर इवेंट इज अ क्यू इज अ फेलियर हैज देन इज अ नो थर्ड इवेंट, तो दूसरा तीसरा इवेंट होता ही नहीं है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक केसेस के टर्म में आता है। ठीक है, जो क्लासिकल अप्रोच थी, अगर हम टर्म की बात करें इज अ क्लासिकल अप्रोच की, तो क्लासिकल अप्रोच सबसे पहला ओरिजिन जो प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट हुआ था वो क्लासिकल अप्रोच था। इसको हम गेमिंग अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें हम डाइस की बात करते हैं, कॉइन्स की बात कर रहे हैं या कार्ड्स की बात करते हैं। तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं वो गैम्बलिंग सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारा अप्रोच था या तो क्लासिकल या प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच कहलाता है। इसमें जो भी आपके आइटम्स होते हैं वो एन एग्जॉस्टिव आइटम या इक्वल लाइक इवेंट्स होते हैं, जिसके बिहार पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इज अ नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के टर्म में हम निकालते हैं। तो इस तरह के अप्रोचेस को हम जो है वो गैम्बलिंग अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे टॉसिंग अ कॉइन एग्जाम्पल है, इसका सर्टेन लिमिटेशन थे, जस्ट लाइक एन लिमिटेशन इज देयर, कि ये एक जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी की स्टडी थी दैट इज़ अ बेस ऑन द गेम सिचुएशन या चांस सिचुएशन की बात करते थे। तो दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वल। ही इस मेथड में क्या होता था, जो भी हमारा रिजल्ट तभी आता था जब सबको इक्वल चांस मिले फॉर अ सिलेक्शन के लिए। बट कई बार क्या होता था, इक्वल चांसेस नॉट बी प्रोवाइडेड, देन ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता था। द क्लासिकल डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लासिकल जो भी डेफिनेशन थी वो तभी हो सकता था जब इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक इवेंट दूसरे इवेंट को रोक रहा हो। तो दैट इज कॉल्ड बी अ क्लासिकल अप्रोच। जो आपका नेक्स्ट अप्रोच था दैट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या हम बोलते हैं इसको एम्पेरिकल या स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करता था, जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या बेसिस ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सेस इन द पास्ट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हम जो हमारी स्टडी होती थी वो हमारा क्या होता था, हम जो पास की स्टडी करते थे, पास का जो बेसिक हमारा जो स्टडी होती थी या पास में जो चीज़ें हो रखी होती थी उसके बिहाफ पे ही हम आइडेंटिफाई करते थे कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होंगी। तो इसलिए इस अप्रोच में क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी थ्योरी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि पास में कितनी बार सक्सेस हुआ। जैसे अगर एग्जांपल देख लें, इफ़ अ मशीन प्रोड्यूस 100 आर्टिकल इन द पास, अगर कोई मशीन है जो 100 आर्टिकल पास में प्रोड्यूस कर रही है, तो 2 आर्टिकल्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अगर उसमें से 100 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल जो है वो आपके डिफेक्टिव हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल इज 2/100, मतलब 2% है। ठीक है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी श्योर टू कम टू वेरी क्लोज टू द क्लासिकल अप्रोच। इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन जो अप्रोच था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते थे वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के सेम था। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 6 टाइम, तो वी मे नॉट गेट एग्जैक्टली 3 हेड और 3 टाइल्स, हम ये नहीं हो सकता कि हमें 3 हेड मिले या 3 ट्रायल मिले। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम करें, मतलब 10,000 टाइम, तो वी कैन सस्पेक्ट हेड और ट्रायल वेरी क्लोज टू 50-50%। तब हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि हेड और ट्रायल टेल जो है वो 50% तक आए। तो देयर आर सर्टेन लॉज अकॉर्डिंग टू विच द अक्रेंस नॉन अक्रेंस ऑफ द इवेंट टेक प्लेसेस। तो बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बेस पे हम अक्रेंस और नॉन अक्रेंस की बात करते हैं। posterior probability also called empirical probability are based on the experience of the past, और इसके जो भी empirical होता है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट, जो भी होता है ये सब चीज़ें इसी के बेस पे होता है। तो इसकी भी सर्टेन लिमिटेशन थी, जस्ट लाइक है ना, जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती थी मे बी नॉट रिमेन एसेंशियली होमोजीनियस, हर बार होमोजीनियस हो या आइडेंटिकल हो इन रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट के टर्म में। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी m upon n may not attain a uniquely value no matter how average however large। जो भी लेटर फ्रीक्वेंसी दी है वो m upon n के टर्म में होती है, मतलब m upon n के टर्म में जो भी नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जिसमें फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, तो कितना भी बड़ा हो इससे मैटर नहीं करता था। द प्रोबेबिलिटी डिफाइन कैन नेवर बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिस, जो भी प्रोबेबिलिटी होती थी वो आजम एक प्रैक्टिस में ऑब्टेन नहीं हुआ करती थी। इट कॉन ओनली अटैम्प्ट टू क्लोज एस्टिमेट, एक क्लोज एस्टिमेट हुआ करता था। ओके, तो नाउ जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। तो एम्पेरिकल अप्रोच क्लासिकल अप्रोच में सर्टेन प्रॉब्लम्स होने की वजह से नए अप्रोच भी आए, जिसमें से आपका थर्ड अप्रोच था सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच एक्चुअली डिफाइन करता था कि हाउ मच नो अबाउट द सब्जेक्ट,
मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज कितनी है, जो सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज के बाद सब्जेक्ट के बाद में। तो दिस थ्योरी इज बेसिकली यूज ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन जो रिफ्लेक्ट करता था पर्सनैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर, पर्सनैलिटी डिसीजन मेकर की नॉलेज को, डिसीजन मेकर की थिंकिंग को, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था। तो सो पर्सन में अराइव एट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस है। तो डिफरेंट जब पॉसिबिलिटी जो भी प्रोबेबिलिटी थी वो डिफरेंट इन द टर्म्स आ गई, क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंट, वैल्यू एक्सपीरियंस डिफरेंट थे। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी डिसीजन मेकर था रिफ्लेक्ट फाइनल डिसीजन को रिफ्लेक्ट करता था। जैसे एक स्टूडेंट है अगर बीकॉम में टॉप कर रहा है, a student will top in a BCom exam this year. So subjective would assign a weight between a 0 and 1 of this event according to the his belief or its possible outcome. अगर हम किसी कहेंगे कि भैया ये स्टूडेंट बीकॉम का एग्जाम में टॉप करेगा, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ पे वेटेज दे रहे हैं बिहाफ ऑफ दैट अ बिलीफ या पॉसिबल आउटकम्स। हम उसके सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हमारी थिंकिंग और हमारी पर्सनैलिटी के बेस पे है, तो उस चीज़ को अप्रोच को हम करते हैं। इसको पर्सनैलिस्टिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें होती हैं जैसे डिग्री ऑफ बिलीफ, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस और अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट दैट इज एविडेंस ऑफ द अवेलेबल टू हिम। बेसिकली जो अप्रोच होता है दैट इज यूज फॉर अ फोरकास्टिंग और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बेस पे था। इसमें जो वैल्यूज होती थी हम 0 to 1 मानते थे, यहाँ से हमारा 0 to 1 मानेगा। नेक्स्ट आपका था मॉडर्न अप्रोच या एक्सियोमेटिक अप्रोच। इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच ही बोलते हैं क्योंकि दैट इज इंट्रोड्यूस बाय रशियन मैथमेटिक्स एन कोलोमोग्रोफ। और उन्होंने डिफाइन किया था कि सर्टेन एग्जाम्स इन अ बुक में डिफाइन किया था, जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द एग्जाम्स। तो उन्होंने एक सर्टेन एग्जाम्स बनाए थे, उसके बिहार पे ही उन्होंने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था। तो द एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ क्लासिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो उन्होंने क्लासिकल और एम्पेरिकल दोनों को इसमें डिफाइन किया था। The approach assume finite sample space and is based on the following three axioms. अगर वो मानते थे कि फाइनाइट सैम्पल स्पेस होता है, फाइनल आउटकम्स आ सकते हैं फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसके बिहार पे उन्होंने 3 एग्जाम बनाए थे। सो फर्स्ट एग्जाम था उनका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेंज बिटवीन टू 0 to 1। जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी उसका रेंज 0 to 1 रहेगा। इफ द इवेंट कैन नॉट बी टेक्स इट्स प्रोबेबिलिटी सेल बी 0। अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी हो रही है, इट बाउंड टू अकर, अगर वो पॉसिबिलिटी हो रही है तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर स्पेस इज 1। जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटायर स्पेस सैम्पल स्पेस की वो हम 1 मानेंगे, मतलब पी एस स्क्वायर टू 1। इंटायर स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सैम्पल का, जो सैम्पल आपके एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, सिंपल इवेंट्स होंगे, उसका जो सैम्पल स्पेस का काउंट करेंगे तो वो 1 आएगा। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी डिनोटेड बाय आपका ए सेट ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोक रहा है, तो दोनों के कंबाइन जो भी इवेंट होगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमारा जो भी या तो हमारा ए आए या तो हमारा बी आए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। तो दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच जो हमने स्टडी किए थे, जिसमें हमारा क्लासिकल अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच, फिर हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच और फिर एक्सोमेटिक अप्रोच हमारा आया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस हैं। सो अगर नेक्स्ट हम की बात करें द थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो सर्टेन थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी में जिसके बिहार पे हम स्टडी करते हैं। जो मेन आपकी थ्योरम है दैट इज़ एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। एडिशन थ्योरम जो डिफाइन करती है 2 टर्म में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में और पार्शियली ओवरलैपिंग इवेंट्स में। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी डिपेंड करती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बेस थ्योरम उसी बिहार में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आगे का पार्ट है। अगर एडिशनल थ्योरम की बात करें, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की दौरान की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें, अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो या तो अगर 2 इवेंट जो ए और बी हैं, तो उनमें से या तो ए आने या बी आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जैसे एक क्वेश्चन इसका एग्जाम ने सॉल्व भी किया है, जैसे एक बैग में 4 वाइट और 3 ब्लैक और 5 रेड बॉल है। अगर एक बैग में देखा जाए 4 वाइट है, 3 ब्लैक है और 5 रेड बॉल है, अगर देखा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट और रेड बॉल एट अ रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ, तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी
अगर हम एक ही बार में एक वाइट और रेड बॉल एट अ रैंडम, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट और रेड बॉल, या मतलब एक वाइट आया या एक रेड बॉल आया इन अ सिंगल ड्रॉ में। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपकी टोटल बॉलें कितनी हैं, तो आपके अगर बैग में देखेंगे तो 4 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं और 5 रेड हैं। तो आपकी टोटल बॉल जो हो गई वो 12 बॉल होगी। ठीक है, अगर हम वाइट की बात करें, हो सकता है कि वाइट की प्रोबेबिलिटी आए, तो अगर दो ए और बी के पोजीशन में बोल रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अगर वाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/12 होगी। अगर हमारी रेड, क्योंकि रेड बॉल भी आ सकती है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/12। तो अब इन दोनों में से एक आने के लिए बोला है, हो सकता है कि कोई एक बॉल आए, आइदर रेड और आइदर आइदर रेड और वाइट। तो जो भी आपका फॉर्मूला हो जाता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, मतलब दोनों का जो होगा वो एडिशन हो जाएगा। तो 4/12 प्लस 5/12 कितना हो जाएगा, 9/12। तो प्रोबेबिलिटी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है भैया दोनों इवेंट एक दूसरे के होने पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हुआ। आपके बैग में 4 वाइट थी, 3 ब्लैक थी, 5 रेड बॉल थी, ओके। और यहाँ बात करी गई है कि एक वाइट बॉल या एक रेड बॉल आ जाए। तो अगर वाइट बॉल निकलती है तो रेड बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी सिंगल ड्रॉ में बोल रहा है कि सेकंड ड्रॉ में नहीं, पहले ही ड्रॉ में। तो पहली ड्रॉ में या तो रेड आएगी या तो वाइट आएगी, तो कोई भी अगर वाइट आ जाएगी तो रेड बॉल पे इफेक्ट नहीं आएगा, अगर रेड बॉल आ जाएगी तो वाइट पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बॉल निकलनी है। टोटल आउटकम आपके 12 ही होने हैं, बस बॉल में से आपका क्या हो जाएगा, अगर वाइट की निकलेगी तो 4/12 हो जाएगा, अगर रेड की निकलेगी तो सॉरी रेड की निकलेगी तो 4/12 हो जाएगा, सॉरी अब वाइट की निकलेगी तो 4/12 हो जाएगा, और रेड की निकलेगी तो 5/12 हो जाएगा। तो दोनों को हमने ऐड कर लिया। अगर इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज का जो फॉर्मूला होगा वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे P आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। तो वहाँ पे आपके चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी पहले ए के आने के चांस निकालने होंगे, प्रोबेबिलिटी बी के आने के चांस है। और ऐसा क्या है कि दोनों के होने के चांसेस तो नहीं है, तो वहाँ पे पी एंड बी वाले भी निकालने पड़ेंगे। तो एक्चुअली केस में क्या होता है, इन तरह के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों के चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जांपल के तरह में समझा जाए, तो 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी, दोनों वर्क इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व इट इज 3/4। अगर प्रोबेबिलिटी है कि अगर उस सॉल्व को कर लेगा तो 3/4 होगा, प्रोबेबिलिटी है 3/4 करने की, और बी के सॉल्व करने की भाई 2/3 है। ठीक है, तो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब ये पूछ दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए 3/4 है, 2/3 है। ठीक है, बी की। अब द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ ऑफ देम मे सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो भाई हम क्या करते हैं, 3/4 प्लस 2/3 और दोनों का होने की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर लेते हैं, 3/4 अपॉन इंटू 2/3। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 11/2, मतलब दोनों सॉल्व कर सकते हैं ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को इंटू कर देंगे। तो 3/4 इंटू 2/3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा ये 11/12। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांसेस बनते हैं पी ए एंड बी, मतलब एंड बी मतलब कॉमन, पी इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉमन इंटरसेक्शन वाली पॉइंट है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कॉमन जो आपका फैक्टर है वो कहाँ पे आ रहा है। तो इन दिस अप्रोच वी स्टडी बोथ अबाउट द टॉपिक अबाउट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कम होंगे और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कम होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, एक इवेंट हो रहा है और दूसरे इवेंट पे तुरंत इफेक्ट आ रहा है। मतलब एक इवेंट हुआ और उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, तो उस पहले इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे काफ़ी असर आता है, चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं इन म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम आगे चीज़ें बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड थ्योरम को आगे करेंगे। अभी तक के लिए फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, व्हाट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी थ्योरीज,
फिर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं अबाउट द अप्रोचेस में, जो पूछा जाता है बार बार कि क्या वो अप्रोचेस होते हैं, किस तरह के अप्रोचेस हैं, और किस तरह की स्टडी करी जाती है ना प्रोबेबिलिटी के टर्म में। तो हम जो कर रहे हैं वो एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो सिंपल तरीके से करते करते हम उन चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं, और इन चीज़ों की हम स्टडी करते रहते हैं। टॉसिंग ऑफ कॉइन वाली बात भी हुई थी, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन और बेस थ्योरम को क्लियर करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।